नमस्ते दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 25 एवं 26। आराधना जी जैसे तैसे बात करके फ़ोन तो रख देती है, लेकिन अरविंद जी के मन में शक का कीड़ा छोड़ देती है। ये आराधना इतनी घबरा क्यों रही थी? हर शब्द को दोहरा क्यों के बोल रही थी? आराधना तो ऐसा तभी करती है जब वो झूठ बोलती है। कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? अतुल को ऐसी हालत में लेकर तो वो बिल्कुल भी कभी भी शॉपिंग करने नहीं जाएगी। तो ये दोनों माँ बेटा मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कौन सा खिचड़ी पकड़ा रहे हैं जो मुझे नहीं जानना देना चाहते हैं? नीरज का तेज दिमाग और घमंड उसे विरासत में मिली थी। अरविंद जी का भी दिमाग उतने ही तेज़ी से चलता था जितना नीरज का चलता था। वो तुरंत अपने मोबाइल का लॉक खोलते हुए आराधना जी का नंबर करंट लोकेशन के चेक करने के लिए डाल देते हैं, और जैसा उन्हें शक हुआ था, आराधना जी का करंट लोकेशन जानकी सोसाइटी बता रहा था, जो कि नीरज के अपार्टमेंट का नाम था। आराधना, ये क्या कर दिया तुमने? अरविंद जी टेबल पर से गाड़ी की चाबी उठाते हुए तेजी से घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों के फ्लैट में कुछ ही दूरी थी। इधर अरविंद जी के फ़ोन आने के बाद आराधना जी भी जल्दी जल्दी घर जाने का मन बनाती है। दोनों कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं। मुकुल अभी भी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाए हुए दोनों का इंतज़ार कर रहा था। आराधना जी को उसे देखकर दया आ जाती है। बेचारा कितनी मेहनत करके खाना बनाया होगा। 10 मिनट लगेंगे, हम खा लेते हैं, नहीं तो कितना बुरा लगेगा उसे। और मेरी बेटी की कमाई की रोटी है, ऐसे कैसे बर्बाद होने दूँ? आराधना जी और अतुल दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। मुकुल उनके सामने खाना परोस देता है। आराधना जी निवाला उठाकर मुंह में डालने वाली होती है, तभी एक खट की आवाज़ के साथ उनके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। आराधना जी अवाक होकर अपने हाथों की तरफ देख जाती है। नज़र उठाकर देखती है तो एक लेडी कांस्टेबल खड़ी थी और उसके पीछे इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल और खड़ा था। अरेस्ट हिम इंस्पेक्टर, नीरज बोलते हुए घर के अंदर आता है। नीरज भाई, ले जाइए इस औरत को बाहर। दोनों ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गए हैं। मेरे नौकर को धमकाकर मेरे घर के अंदर घुस गए हैं और अब मेरे घर में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अब पागल हो गए हैं, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? हम आपके घर में क्यों चोरी करेंगे? आप हमारे अपने हैं, वो हमारी माँ है, वो क्यों आपके घर में चोरी करेगी? वो औरत सिर्फ तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा कोई अपना नहीं हूँ, समझे तुम? इसलिए आइंदा इस औरत के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर, ले जाइए दोनों को, और यह है सबूत मेरे घर में चोरी करने का। नीरज अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले कर देता है जिसमें आराधना जी उसके कमरे की अलमारी खोल रही थी और अलमारी में कुछ कर रही थी। ये वीडियो तो आराधना जी की ही थी। नीरज के एक एक कपड़े को छूकर देख रही थी और नीरज को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका एहसास नीरज इस तरह से सबके सामने लाएगा उन्होंने सोचा तक नहीं था। आराधना जी की आंखों से आंसू झर रहे थे। वो बस एकटक नीरज को देख रही थी जो गुस्से में उन्हें घूर रहा था। किस हद तक वो उनसे नफरत करता था, इसका अंदाज़ा आज उन्हें हो गया था। ले जाने से पहले इनकी अच्छी तरह से तलाशी लीजिए, कहीं मेरा कोई कीमती सामान तो नहीं ले जा रही है। मेरे अलमारी में कैश और सोने की ईंट पड़ी हुई थी। भाई, आर यू आउट ऑफ माइंड? आप मम्मा की तलाशी कराओगे? हाँ तो चुप रहे, बीच में मत आ। भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम आगे कभी नहीं आपके सामने आएंगे। अभी हमें जाने दीजिए।
अतुल नीरज को रोकने की कोशिश करता है। ये तो तुम्हें मेरे घर में एंटर करने से पहले सोचना चाहिए था। कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि मुझे चैन से जीने दो, चैन से रहने दो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मेरी ज़िंदगी में घुसना ही है। नहीं रखना है मुझे तुम जैसे गद्दारों मक्कारों से रिश्ता। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? क्यों बार बार मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर चले जाते हो, मेरे पास चले जाते हो? क्यों मुझसे रिश्ता रखना है तुम लोगों को? हाँ, और सबसे पहले तो अपने फ़ोन से मेरा नंबर डिलीट करो, ताकि तुम मरते भी रहो तब भी मुझे कोई फ़ोन ना करे। ठीक है, मैं आपका नंबर डिलीट कर देता हूँ और आज के बाद कभी आपकी आंखों के सामने भी नहीं आऊँगा। आखिरी शब्द सुनकर अतुल का दिल से बुरा लग जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता था नीरज के साथ भाई का रिश्ता रखने के लिए, लेकिन नीरज उसे हर बार दुत्कारता रहता था। लेकिन आज तो हद हो गई। नीरज ने उसके साथ साथ उसके माँ को भी चोर साबित कर दिया था। ये लीजिए, मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया है। अब मैं ज़िंदगी का आखिरी सांस भी लेता रहूँगा तब भी आपको नहीं पुकारूँगा। अब प्लीज़ मम्मा को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। आप तो जानते हो ना कितनी सेंसिटिव है। मैं तलाशी देने के लिए तैयार हूँ, इनको छोड़ दीजिए प्लीज़। सेंसिटिव और ये लेडी, अच्छा मजाक है। ये औरत तो एक नंबर की। भाई! अतुल नीरज का कॉलर पकड़ लेता है। तब से मैं आपकी इज्जत करके चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ की बेइज्जती करती रहे। आपके लिए भले ही ये गैर है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी दुनिया है। भूलिए मत, मेरे अंदर भी सक्सेना खानदान का खून दौड़ता है। तो जितना गुस्सा आपके खून में दौड़ता है ना, उतना ही मेरे रगों में भी दौड़ता है। मेरी माँ को छोड़ दीजिए। नीरज बस हाथ नीचे की है उसके खजानी हुई नज़रों से देख रहा था। अतुल छोड़ो उसे, बड़ा भाई है तुम्हारा। आराधना जी का बात सुनकर अतुल नीरज का कॉलर छोड़ देता है। आप लोग मुंह क्या देख रहे हैं? तलाश लीजिए इस औरत का। कोई तलाशी नहीं लेगा मेरी मम्मा का। अतुल आराधना जी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। बेचारे इंस्पेक्टर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको देखकर लग रहा था सब एक ही फैमिली मेंबर है। इंस्पेक्टर, आप मुंह क्या देख रही है? हटाइए इस लड़के को और इस औरत की तलाशी लीजिए। अगर कोई मेरा कीमती सामान इस घर से बाहर गया तो आपके अपने जेब से भरना होगा, समझे आप? छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ मिलकर अतुल को पकड़कर साइड कर देता है। लेडी कांस्टेबल आराधना जी के दोनों हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। हाथ ऊपर कीजिए अपना। आराधना जी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसुओं के धार गालों से होते हुए नीचे फर्श पर गिरने लग जाते हैं। नीरज अपना मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। अतुल बस गुस्से से नीरज को देख रहा था। तभी एक तेज आवाज़ के साथ अड़काया हुआ दरवाज़ा खुलता है। रुको! सब दरवाजे की तरफ देखते तो अरविंद जी गुस्से में आंखें लाल खड़े थे। तेजी कदमों से चलते हुए नीरज के पास आते हैं और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाले पर रसीद देते हैं। चटाक की आवाज़ माहौल में गूंज उठती है। मिस्टर सक्सेना, क्या करेगा? मारेगा मुझे? ये ले। एक उल्टा थप्पड़ फिर से अरविंद जी उसके दूसरे गाल पर मारते हुए बोलते हैं। नीरज आंख बंद करते हुए कसकर मुट्ठी बांध लेता है। क्या हुआ? मार क्यों नहीं रहा है? मार मुझे। अरविंद जी बिना रुके हुए थप्पड़ की बरसात कर देते हैं। आराधना जी अपने हथकड़ी लगे हुए हाथों को लेकर अरविंद जी को रोकने की कोशिश करने के लिए दौड़ती है। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है? चुप रहो तुम। अगर यही थप्पड़ मैंने इसे बचपन में मारा होता ना, तो आज ये अपनी माँ की तलाशी लेने के लिए नहीं कहता है। निहायत ही बदतमीज हो गया है। और मुंह फेर कर क्यों खड़ा है? अपनी माँ का तलाशी होते हुए देखना नहीं है? ये मेरी माँ नहीं है, समझे आप लोग? ये औरत मेरी माँ नहीं है और ना ही आप मेरे बाप हो। और आज जो आपने ये थप्पड़ मारा है ना, एक एक थप्पड़ का हिसाब लूँगा, सूद समेत वापस लूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच।
और मुझे बचपन में थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। आपके पास थप्पड़ मारने के लिए टाइम था? आपको औरतों से रंगरलियां मनाने की किससे फुर्सत थी? अरविंद जी का हाथ हवा में झूल जाता है। वो फटी हुई आंखों से नीरज को देखते रह जाते हैं। नीरज, चिल्लाइए मत, ये मेरा घर है और यहाँ पर कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप कान खोल कर सुन लीजिए, अपने बेटे और अपनी बीवी को संभाल कर रखिए, नहीं तो अगली बार मेरे आसपास ये दोनों दिख गए तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने बीवी और बेटे को उठाइए और निकलिए मेरे घर से। क्यों किया? आप तीनों की परछाई से नफरत है मुझे। मुकुल, इनके जाने के बाद घर गंगाजल से साफ कर देना। और इंस्पेक्टर, आप जा सकते हैं, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। इन अमीरजादों ने भी कानून को अपने हाथों का कठपुतली समझ रखा है। जब देखो इशारे पर नचाते रहते हैं। हथकड़ी खोलो। लेडी कांस्टेबल आराधना जी के हाथों की हथकड़ी खोल देती है। इंस्पेक्टर गुस्से से भनभनाते हुए बाहर चला जाता है। नीरज गुस्से से तीनों को घूरते हुए अपने कमरे में चला जाता है और एक तेज आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर लेता है। तीनों उस बंद दरवाजे को देखते रह जाते हैं। अरविंद जी गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लेते हैं। मिल गई तुम्हें तसल्ली या और बेइज्जती करवाना बाकी है? कौन सी खुशी मिलती है आराधना तुम्हें नीरज के हाथों से बेइज्जती करवाकर? वो उसे गलतफहमी। बस बंद करो उसकी गलतियों गलतफहमी का नाम देना। आज के बाद इस पागल के आसपास अगर तुम दोनों मुझे दिखाई दे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम बहुत दिमाग लगाने लगे हो। सॉरी पापा। आज के बाद तुम नीरज से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने मिलने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। जितना उसे मारा है ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मार पड़ेगी। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है? सोच लो, तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है और तुम्हारा कोई दूसरा बेटा नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे ना, ज़िंदगी उतनी आसान होगी। मुझे देखो, कोई फ़र्क पड़ता है उसके रहने से उसके ना रहने से? चलिए ना, बात ख़त्म कीजिए ना। अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए ना। अपने बच्चे की गलती का कैसा बुरा मानना। आराधना जी अरविंद जी को गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। नहीं आराधना, इस बार नहीं भूलूंगा और ना ही तुम दोनों को भूलने दूंगा। आज के बाद अगर तुम दोनों इसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश की तो मुझसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लेना। या तो तुम दोनों की ज़िंदगी में इसका महत्व है, नहीं तो मैं महत्वपूर्ण हूँ। हम दोनों में से तुम दोनों को किसी एक को चुनना होगा, या तो नीरज या फिर मैं। अब चलो यहाँ से। दोनों सर झुकाए हुए अरविंद जी के साथ बाहर निकल जाते हैं। बेचारा कोने में खड़ा हुआ नकुल अभी तक सदमे में था। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मालिक अगर उसे डांटता है, उस पर गुस्सा करता है तो बहुत कम करता है, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसे बिहेव कर सकता है वो भला नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। नीरज कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ा होता है। शीशे में अपनी परछाई देख रहा था। दोनों गाल अरविंद जी के थप्पड़ की वजह से लाल हो गए थे। गुस्से से अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखता है। देख लीजिए अपने सो कॉल्ड पति का प्यार अपने बेटे के लिए। देवता बना कर रखती थी ना आप इनको। देखिए आपके बेटे को कैसा प्रसाद मिला है। ये प्रसाद तुम्हारे कर्मों का फल है। नीरज के बगल में खड़ा उसकी परछाई की आवाज़ आती है। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उस औरत को मैं बार बार कहता हूँ मुझसे दूर रहने के लिए, मुझसे रिश्ता नहीं रखने के लिए, तो क्यों ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी रहती है? अरे नहीं मानना है मुझे उन्हें माँ। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन एक औरत का बेइज्जती करने का तुम्हें हक नहीं है। उनका कुछ भी रिश्ता होने से पहले वो एक औरत थी जिसका तुमने आज अपमान किया है।
तो फल तो तुम्हें यही मिलने वाला है। आज तुमने गलत किया है नीरज। फिर से उसकी अंतरात्मा की आवाज़ आती है, नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस रही थी तो परिणाम यही मिलने वाला था। तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। गुस्से से नीरज ड्रेसिंग टेबल पर मुक्का मारता है। पल भर में कांच टुकड़ों में बिखर जाता है। कुछ कांच उसके हाथों में भी धंस जाते हैं और अपने हाथ पकड़ते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। आंखें के डोरे गुस्से से लाल हो चुके थे, आंखें भर चुकी थी, लेकिन आंसुओं को आंखों में रोक कर बैठा हुआ था। खुद को इतना कठोर बना लेता है कि वो आंसू बाहर नहीं निकल पाते हैं। इधर गाड़ी में सब खामोश बैठे हुए थे। अतुल भी चुपचाप बैठा हुआ था। आराधना जी भी खामोश होकर अरविंद जी की तरफ देख रही थी। अरविंद जी बाहर सड़कों की तरफ देख रहे थे। कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, आपको फुर्सत थी औरतों के साथ रंगरलियां मनाने से। ये बात दिल पर और दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। वसुंधरा, मैंने अमेरिका में बात कर लिया है, वहाँ कैंसर का इलाज है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हम कल अमेरिका जा रहे हैं। अरविंद जी अपना और वसुंधरा जी का कपड़ा पैक करते हुए बोलते हैं। वसुंधरा जी उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है। मत बांधिए आप इतनी उम्मीद, क्योंकि उम्मीद टूटने से इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और मौत की खासियत पता है क्या है जी? वो इंसान को पहले ही एहसास करवा देती है कि वो उसके करीब आ रही है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और प्लीज़ ऐसी बातें मत बोला करो। तुम्हारे बिना हम लोगों का क्या होगा? आपका यही प्यार तो मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है, नहीं तो मैं कब का दुनिया का अलविदा कह चुकी होती। मत करो ना ऐसी बात वसुंधरा, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को काट कर रह जाती है। बहुत तकलीफ़ होती है सुनने में। खुद पर गुस्सा आता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। किसने कहा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? आप ही तो मेरी दुनिया है। बस आप एक आखिरी ख्वाहिश बची है, आपकी दुनिया बसते हुए देखने की। अरविंद जी की पकड़ वसुंधरा जी के हाथों पर से छूट जाती है। तभी एक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी लगती है। अरविंद जी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। पापा घर आ गया है। अरविंद जी बिना कुछ कहे घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, भाई ने ऐसा क्यों कहा कि पापा? तुम्हारी नज़र में तुम्हारी पापा की अहमियत क्या है? आराधना जी अतुल की बातें काटते हुए बोलती है, क्योंकि अतुल के मन में जो चल रहा सवालों का उन्हें आभास हो गया था। मेरे लिए तो आप दोनों दुनिया में भगवान हो, तो क्या अपने भगवान पर कोई शक करता है? सॉरी मम्मा, अगर मुझसे सच में प्यार करता है तो कभी अपने पापा पर सवाल उठाने का और संदेह करने की कोशिश मत करना। अतुल अपना सर नीचे कर लेता है। एक धागे से सब बंधे हुए थे, लेकिन सबके रिश्ते उलझे हुए थे। आराधना जी ममता का मूर्त होते हुए भी सौतेली नाम का बोझ ढो रही थी, और अतुल हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था अपने भाई के साथ रिश्ता सुधारने का, लेकिन एक सौतेला शब्द उसके हर कोशिश को खोखला कर देता था। और आज तो उसकी उम्मीद के साथ साथ दिल भी बुरी तरह से तकनाचूर हो गया था। कोई अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माँ का नहीं। आज उसने कसम खा ली थी कि आज के बाद नीरज के सामने नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए हैं। ये क्या है? इसमें नमक कहाँ है? ये कोई खाना है? सुशीला दाल का कटोरा उठाकर धानी के ऊपर फेंकते हुए बोलती है। गरम दाल उसके सीने से होते हुए कमर, पेट सबको जला देती है। धानी दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है।
हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं फिर से नए भाग को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हो जाऊंगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू।